हेलो हाय एवरीवन। आज मेरा टॉपिक है द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। दो आर्टिकल कराऊंगा आज मैं, द्विध्रुव की अक्षय स्थिति और द्विध्रुव की निरक्षय स्थिति। तो सबसे पहले हमें द्विध्रुव की अक्षय स्थिति को समझना है। द्विध्रुव की अक्षय स्थिति का मतलब ये है कि अगर किसी द्विध्रुव की बात की जाए, हम एक द्विध्रुव लें, हमने एक द्विध्रुव लेना है। मान लेते हैं ये एक द्विध्रुव है, ये मैं -q ये +q कर लेता हूं। ये इसकी अक्ष है, इसकी अक्ष ये वाली। इस अक्ष पे मैं कहीं पर भी कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, यहाँ पे P। इस P पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्योंकि ये पॉइंट इसकी अक्ष के समांतर है, अक्ष की दिशा में है, अक्ष के समरेख है, तो इसे नाम दिया गया है अक्षय स्थिति। तो आज का हमारा आर्टिकल है द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। लेट स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम डिस्क्रिप्शन करें तो ये बताएंगे कि मान लेते हैं कि एक AB द्विध्रुव है जो दो आवेशों -q, ये -q है और ये +q है। -q व +q से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, 2l मान लेते हैं। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P मान लेते हैं। इस बिंदु P पर द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र का ये गुण है, मान लेंगे हम कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होगा, यानी इनका रिजल्ट नहीं बदलने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे कि +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी को दिखाएंगे। यहां से मिड पॉइंट लिया, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें अक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम क्या करते हैं, ये मध्य बिंदु से यहां तक की दूरी l है, मध्य बिंदु से यहां तक की दूरी l है। जब हम B बिंदु से इस दूरी को नापेंगे बिंदु P की, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी? R में से l सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब बिंदु A की बिंदु P से दूरी नापेंगे तो इस R में हम प्लस का l जोड़ देंगे, तो एक दूरी आ जाएगी R + l, एक दूरी आएगी R - l। हमने ये पूरा सिस्टम वायु या निर्वात में माना है। तो अब हम +q आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र देखते हैं। +q आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र होगा हमारा E1 = 1/4πε0 q अपॉन +q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी? BP का स्क्वायर। BP का मान कितना रख देंगे चित्र से? ये हमारा BP हो गया, यहाँ ये BP हो गया और ये हमारे मान हो गया AP का। तो ये कितना आ गया? R - l का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। -q आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी प्रकार कितनी आएगी? 1/4πε0 q अपॉन AP का स्क्वायर। AP का मान हम यहां से उठा लेंगे R + l, तो ये आ जाएगा हमारा 1/4πε0 q अपॉन R + l का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर कितने आए बेटा? 2, दूसरी समीकरण आई। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। चूंकि E1 और E2 दोनों सदिश राशियां हैं, बिंदु P पर इनकी रेखा भी एक ही है, बट डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। अगर ये एक ही दिशा में कार्य कर रहे होते तो इनका हम क्या कर लेते? योग कर लेते, सम कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या करना, हमें डिफरेंस करना, अंतर करना है। तो यहाँ हमने निकाला, अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैपिटल E = E1 - E2। अब यहाँ पे E1 की वैल्यू समीकरण 1 से उठा लाएंगे, E2 की वैल्यू समीकरण 2 से उठा लाएंगे। यहाँ जो कॉमन है q/4πε0, इसको बाहर निकाल लेंगे, ये कॉमन आ गया। फिर यहाँ क्या बचा? 1/r - l का होल स्क्वायर -1/r + l का होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों की r - l और r + l का वो लें, एल्शियम लें, r - l और r + l का एल्शियम लें, तो ये एल्शियम कितना आएगा? R² - l²। दोनों का क्या आएगा? R - l - r + l का
जो है एलसीएम होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बट दोनों ही टर्म पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे जो मैंने यहाँ दिखाया हुआ, नीचे दिखाया हुआ आप देख सकते हैं। Q अपॉन 4πε0 इंटू एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम करना क्या है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी और r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसको सरल कर लेंगे। आपने मैथ में एक फार्मूला पढ़ा होगा ये वाला, a प्लस बी का होल वर्ग माइनस a माइनस बी का होल वर्ग बराबर किस क्या होगा, 4ab के 4ab। ये वाला फार्मूला यूज किया गया है यहाँ पे, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। सरल करा तो क्या आया, 4rl बचेगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 4ab। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 4rl को 2r इंटू 2l ले लेंगे। देख कैसे ये आ जाएगा, ई एक्सेल, एक्सेल बोलते हैं अक्षय स्थिति को, 1/4πε0 Q इंटू 2l इंटू 2r। Q इंटू 2l बनाने के पीछे लॉजिक है कि हम इसको P बता देंगे। इसको क्या बताना है हमें, P। Q इंटू 2l इक्वल टू किसका आएगा, P के बराबर आएगा, तो यहाँ इसको रिप्लेस कर देंगे P से, और 2r पहले से ही था तो 2PR अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैसे तो बेसिक फार्मूला है, परंतु हम डायपोल की जब बात करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं, तो ये एटम होता है और एटम का जो साइज है बहुत छोटा है। यानी कि L अगर हम लें, L की वैल्यू, एल स्क्वायर की अगर वैल्यू लें, एल स्क्वायर की अगर वैल्यू चूज करें तो आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटी होती है। एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है। आर स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो इसका मतलब है एल स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेते हैं। नगण्य का मतलब 0 मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मान लेने पर जब हम इसको नगण्य मान लेंगे तो एल स्क्वायर तो खत्म हो गया, आर की 2 है तो इसकी घात 2 से ये बनेगी पावर 4। ये आर की घात 4 आया, आर से आर की घात 4 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, आर की घात 3। तो ये होगा ई एक्सएल इजकल टू 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। दिस इज योर आंसर। ये अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इसके बाद अब आता है द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी आपका। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति का मतलब है द्विध्रुव की अक्ष पर उसके मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई भी लंब अगर हम लें तो वो लंब इसकी निरक्षीय स्थिति को शो करता है। बाइसेक्ट कहता है इसको, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो किसी द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। डिस्क्रिप्शन वही देखिएगा, ए और बी के बीच की दूरी 2l, एक l इधर और एक l इधर होगी। ये दूरी r मान लेंगे, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को ज्ञात करनी है। यहां हम इसको कह देंगे E1, यहां हम इसको कहेंगे E2 और ये हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा इधर। ठीक है, ये L है, ये R है, तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा देंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, वर्गमूल आधार का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आया, ये वाली भुजा √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी। अब इसके बाद सेम इसी प्रकार इधर से आ जाएगा √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों आवेश बराबर हैं, तो E1 और E2 के मान भी बराबर आएंगे, वो दिखाऊंगा मैं कैसे। सबसे पहले आप निकालना, हमें डिस्क्राइब कर देंगे कि माना ए भी एक द्विध्रुव है जो वायु में रखा हुआ है और दो आवेशों -q व +q से मिलकर बना है। इट कंसिस्टिंग बाय 2 चार्ज -q एंड +q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। नाउ वी विल फाइंड द वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q अपॉन bp का स्क्वायर। आप यहाँ पे E1 इट इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन bp, ये रहा bp, ये bp का स्क्वायर है, यहाँ ये bp की वैल्यू है, इधर ये किसकी वैल्यू है, ap की। जब स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा। सिमिलर वे में इसी प्रकार -q आवेश के लिए क्या निकालेंगे, 1/4πε0 q अपॉन ap स्क्वायर। ap की वैल्यू क्या आएगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये आया हमारा E2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ देखते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन की। दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं
कि E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो इससे इक्वेशन बनी हमारी 3। अब हम देखना, ये हमारे सामने समस्या ये आ गई कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग दिशाओं में है। एक E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में है। जब ये पोजीशन आती है तो हम इन्हें घटकों में रिजोल्व कर लेते हैं, घटकों में वियोजित कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने E1 को घटकों में वियोजित किया। ये थीटा है, तो थीटा के साथ जो घटक आएगा वो होगा हमारा कोस में, तो E1 कोस थीटा, ये घटक आ गया E1 कोस थीटा। और इसके लंबवत घटक क्या होगा, E1 साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार E2 का इस डायरेक्शन में घटक क्या होगा, E2 कोस थीटा, और इसके लंबवत घटक क्या होगा, E2 साइन थीटा। समझने वाली बात यह है कि साइन थीटा दोनों में कॉमन है, E1 और E2 दोनों इक्वल हैं और दोनों सदिश राशियां हैं। जब परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। अर्थात बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान केवल और केवल क्षैतिज घटकों पर निर्भर करेगा, E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा। क्योंकि आवेश दो हैं तो दो ही घटक हैं, E1 कोस थीटा, E2 कोस थीटा। अगर बहुत सारे आवेश होते तो हम सभी घटकों का योग कर देते। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इट इज द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्षैतिज घटकों का योग होगी। एक घटक आएगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। यूज इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को यूज कर लेंगे, जिसमें E1 और E2 इक्वल है। E1 और E2 क्या इक्वल है, हम E1 को E2 के इक्वल रख देंगे, तो हमारी टर्म बनेगी E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा। दोनों को जोड़ा तो 2E1 कोस थीटा। क्या बना ये, 2E1 कोस थीटा। E1 कोस थीटा की वैल्यू हम कहां से रख लेंगे, यूज इक्वेशन 1 से यूज कर लेंगे। तो 1 से यूज करी, 2 तो एज इट इज, मल्टीप्लाई 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। और बेटा कोस थीटा हमें देखना होगा यहाँ फिगर में। कोस थीटा हमने पढ़ा है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। हमारा इस फिगर में आधार होगा ये L, ये, क्योंकि इस थीटा के सामने एक भुजा लंब होगी, आधार ये होगा तो कर्ण ये होगा। तो आधार हो गया हमारा L, कर्ण क्या होगा, √r² प्लस L²। सो पुट द वैल्यू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू हम कहाँ रख लेते हैं बेटा, यहाँ। E1 की वैल्यू ये आई समीकरण 1 से, कोस थीटा की वैल्यू चित्र से L बटे √r² प्लस L² की पावर 1/2। ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है। दोनों को जब ऐड करेंगे 1 + 1/2, 1 और आधा 1.5 होता है। 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2। 2 को हम L के साथ ले जाते हैं, 1/4πε0 एज इट इज, Q × 2L। Q × 2L का मान P के बराबर होता है, बटे में r² प्लस L² की पावर 3/2। कैपिटल E इट इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r² प्लस L² की होल पावर 3/2। इसका बेसिक फार्मूला यही है, इसका बेसिक फार्मूला यही है। इसमें जैसे मैंने पहला आर्टिकल लिया था, क्योंकि हमारा जो डायपोल होता है वो बहुत छोटा होता है, उसका साइज है ना एटॉमिक डिस्टेंस में होता है, तो उसमें L² का मान दूरी r² के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा, यानी कि L² हमें नगण्य लेना पड़ेगा, नगण्य मानने पर, नगण्य लेने पर। जैसे ही आप नगण्य लेंगे L² को एलिमिनेट करना पड़ेगा, L² 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगी पावर, तो r की घात कितना बचा, 3, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बना, और पहला हमारा किसका था, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बना। अगर हम लोग यहाँ ये दिखाना चाहें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति, तो आप ये याद रखेंगे बेटा इन दोनों इक्वेशन से, E निरक्षीय जो होगा हमारा, E निरक्षीय जो होगा वो आधा होता है, हाफ होता है, टू E अक्षीय, यानी कि किसी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है, या ये कहा जाए कि किसी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दुगुना होती है। ये दुगुना हो जाएगा, यहाँ इस दुगुना भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स अगेन।